आज की दास्तान है वर्मा फैमिली की। यहाँ अभी हाल ही में हुआ है नई नवेली बहू का स्वागत बहू के रूप में। सिया जो कि वर्मा परिवार के नए सदस्य के रूप में शामिल हुई है। अब बहू जब नई है तो कुछ और बातें भी होंगी जो नई होंगी। तो आइए चलते हैं कुछ खट्टी मीठी चटपटी बातों के लिए वर्मा निवास। सुबह सुबह पिंकी उठकर आती है तो देखती है कि किचन का हाल बड़ा ही बेहाल है। अरे ये क्या ही हाल बना रखा है किचन का, समझ में नहीं आ रहा है। ये सिया भी ना। तभी सिया वहाँ आती है। क्या हुआ भाभी, क्या बड़बड़ा रही हो सुबह सुबह? पिंकी सक पका जाती है क्योंकि सिया अभी घर में नहीं है, इसलिए वो अभी सिया को कुछ भी नहीं कहना चाहती। अब कुछ नहीं सिया, बस ऐसे ही। लेकिन सिया समझ जाती है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। अब क्या बोलूँ इसको भी, लेकिन ये समझने का नाम ही नहीं ले रही। थोड़ी देर बाद, अरे राम 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 राम, पिंकी बहू, ओ पिंकी बहू, ये ऐसी होठों से चिपकने वाली और घन घोर काली चाय किसने बनाई है? बहू तू तो मुझे सच में ही मारना चाहती है। तुझे पता है ना मुझे कितने सालों से डायबिटीज़ की परेशानी है, लेकिन नहीं, तू तो सोचती है बुढ़िया जितनी जल्दी निकल जाए उतना ही अच्छा है, इस बुढ़िया से पिंड छूटे। सुषमा जी पिंकी की बात सुने बिना सब कुछ एक सांस में कह गई। वो मम्मी जी, ये चाय मैंने। तभी सिया वहाँ आती है। ये चाय मैंने बनाई है और मेरे मायके में ऐसी ही चाय बनती है। अरे चाय जब तक मीठी ना हो उसका कोई मज़ा है क्या मम्मी जी, आप ही बताओ। हमारे यहाँ तो ऐसी ही बनती है। और ये कहकर कमर मटकाते हुए चली जाती है। पिंकी और सुषमा तो उसकी शक्ल देखती रह जाती हैं। फिर एक दिन पिंकी सिया को बुलाकर कहती है, रिया आज हमें एक फैमिली फंक्शन में जाना है। अभी फ़ोन आया था, मम्मी जी और रोहित भैया भी हमें वहीं मिलेंगे। तुम अच्छे से रेडी हो जाना, एक एंगेजमेंट का फंक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग रेडी हो जाना। और हाँ सिया, जिनके यहाँ हम आज फंक्शन में जाने वाले हैं ना, ये हमारे रिलेटिव्स होने के साथ साथ रोहित भैया के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो उनका पूरा फ्रेंड सर्कल भी वहाँ मिलेगा। अच्छा भाभी, ऐसी बात है, लेकिन इन्होंने तो मुझे बताया नहीं। आज तो फिर बड़ी अच्छे से तैयार होना है। हाँ, हो सकता है कि रोहित भैया भूल गए हो। अब जाओ, जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। ठीक है भाभी। थोड़ी देर बाद पिंकी आवाज़ लगाती है, सिया, ओ सिया, तुम रेडी हुई कि नहीं अभी तक? उधर से सिया आवाज़ लगाती है, आ रही हूँ बस भाभी। पिंकी सिया को देखकर देखती रह जाती है। क्यों भाभी, क्या कमी है इसमें? अब कुछ नहीं, चलो चलते हैं। दोनों फंक्शन वेन्यू में पहुंचते हैं और उन दोनों को देखकर उनकी सासू माँ जल्दी से उठकर उन दोनों के पास जाती है। यहाँ आ तो ज़रा, क्या पहना है तूने, दिखाना तो ज़रा। जी मम्मी जी, देखो मम्मी जी, लग रही हूँ ना एकदम सुंदर। मैं हुई इतनी सुंदर, और मेरा फैशन सेंस मेरे मायके में सबको इतना पसंद आता था कि बस पूछो ही मत। सुषमा जी चुप हो जाती है। क्यों मम्मी जी, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? पिंकी, ए पिंकी। जी मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी जी? तूने सिया बहू को बताया नहीं था आज हमें कहाँ जाना है? बताया था ना मम्मी जी, और ये भी कहा था कि रिसोर्ट से शादी है तो थोड़ा अच्छे से तैयार होना है। सिया तभी गोल गोल घूमकर नाचने लगती है। तभी तो मम्मी जी मैं इतना अच्छे से रेडी हुई हूँ। सिया, मम्मी जी कहना चाहती हैं कि थोड़ा सिंपल रेडी होना था। क्या सिंपल? अरे शादी में कौन सिंपल रेडी होता है? लगना तो चाहिए कि शादी में जाना है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। पिंकी और सुषमा एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं। चलो भाई, हमें क्या है, इनके यहाँ जैसा होता है वैसा चलने दो, और क्या कह सकती हूँ। फंक्शन में रोहित अपने दोस्तों के साथ बैठा था। सिया एक लंबा सा घूंघट डालकर डांस कर रही थी। अरे वो कौन है, देखना ज़रा, इतनी दूर से फेस समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखो तो सही डांस कैसे कर रही है। सब हंसने लगते हैं। हाँ यार, ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार डांस करने को मिला हो। अरे वो तो इधर ही आ रही है, कहीं हमारी बात तो नहीं सुन ले। अरे नहीं यार, इतनी दूर से कौन सी बात सुनाई देगी, वो भी इतने शोर में। अरे ये तो सिया भाभी है। मनीष और नमन दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। रोहित का चेहरा उतर जाता है। जैसे ही सिया पास आती है, रोहित उसे साइड में ले जाता है। अरे रिया, ये इतना डार्क लिपस्टिक क्यों लगा रखा है? कितनी बढ़िया लग रही हूँ मैं। आप भी ना ज़रा नज़र घुमा कर देखो, पूरे ग्राउंड में सबसे ज़्यादा मस्त मैं ही लग रही हूँ। अरे सिया, इतनी लाली लिपस्टिक लगाया हुआ तुम्हें कोई दिख रहा है यहाँ, बताओ? तब तक सास और जिठानी भी वहाँ आ जाती हैं। बहू, ऐसे कौन डांस करता है? थोड़ा हिसाब से नाचो, कोई तुमको रोक थोड़ी ना रहा है, लेकिन हर चीज़ में थोड़ी लिमिटेशंस अच्छी लगती है। हाँ सिया, मम्मी जी ठीक कह रही हैं। थोड़ा सा सिर पर पल्लू रख लो तो अच्छा लगेगा, बस इतना ही। आजकल सब करते हैं,
लेकिन इतना लंबा घूंघट तो अब कोई नहीं लेता। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है मम्मी जी। मैं अब हर बात ना आपके हिसाब से तो करूँगी नहीं। और भाभी, आप मुझे हर बात सही गलत मत बताया करो। मैं आपकी तरह मम्मी जी की हाँ में हाँ नहीं मिला सकती हूँ। ये कहकर सिया वहाँ से चली जाती है और सब एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं। अगले दिन सुबह सुषमा जी और सुरेश जी बाहर हॉल में बैठे थे और पिंकी बहू किचन में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। तभी रोहित भी अपने कमरे में से निकलकर बाहर आता है। रोहित, सिया अभी तक उठी नहीं क्या? घड़ी तो देखो 11 बज रहे हैं। रोहित कुछ बोल पाता उससे पहले ही सिया हॉल में आकर खड़ी हो जाती है। क्या मम्मी जी, आप ही ना कल पार्टी से इतना थक कर आए थे, तो आज तो सोना बनता है ना। हाँ बेटा, मैंने कब मना किया? आज सब लेट ही सोकर उठे हैं, लेकिन 8 बजे तक तो सब उठ गए थे। मुझे तो यहाँ का कुछ समझ में नहीं आता। पार्टी के अगले दिन सब 11 बजे तक ही उठते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। ये कहकर सिया चली जाती है। फिर एक दिन सुबह सुबह वर्मा निवास में बड़ी चहल पहल है। सिया और पिंकी किचन में काम कर रही हैं। सुषमा जी बार बार दरवाजे की तरफ निहार रही है। सुरेश जी भी बार बार दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी रोहित भी वहाँ आ जाता है। अरे मम्मी पापा, आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मौसी जी आ जाएगी। अरे मुझे छोड़, तो अपनी मम्मी की बेचैनी नहीं देख रहा है? तीनों हंसने लगते हैं। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है और एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से निकलती है मौसी जी, जो थोड़ी वजन के हिसाब से मोटी थी। अरे कहाँ रह गई सुषमा तू? मुझसे भी ज़्यादा भारी शरीर की हो गई क्या, जो तुझसे बाहर तक नहीं आया जा रहा? सुषमा जी बाहर आती है और अपनी बहन से गले मिलती है। अरे नहीं नहीं जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो अब बुढ़ापे का शरीर है। अच्छा, तुम्हारा बुढ़ापा, तो अब हमें तो स्वर्गलोक में सीट ही बुक करा लेनी चाहिए। अरे क्या आप लोग भी दरवाजे पर ही शुरू हो गई? चलिए मौसी, अंदर आइए, बैठकर बातें करते हैं। वैसे भी आपकी बातों के लिए हम लोग कब से तरस रहे हैं। अच्छा छोटू, तू तो बहुत बड़ा हो गया। मौसी, अब हम छोटू नहीं, रोहित हो गया। सब घर के अंदर आते हैं। तभी दोनों बहुएं आती हैं और मौसी के पैर छूती हैं, लेकिन सिया ने बहुत लंबा घूंघट डाल रखा था। अरे बहू, ये हाथ भर लंबा घूंघट क्यों ले रखा है तूने? अब आजकल ये सब कौन करता है? सुषमा, ज़रूर ये सब तूने ही कहा होगा छोटी बहू को। अरे जीजी, इसको समझा समझा कर थक गए, लेकिन ये बहू मानती ही नहीं है। तभी सिया अपना घूंघट जल्दी से ऊपर करके कहती है, हमारे यहाँ ना ऐसा ही होता है। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। सुन लिया जीजी अपने कानों से, अब आपकी छोटी बहू वही करती है जो उसके मायके में होता है। अच्छा, ऐसी बात है। और बात यहीं ख़त्म हो जाती है। थोड़ी देर बाद सब खाने के टेबल पर मिलते हैं। वहाँ किचन में पिंकी और सिया काम कर रहे हैं। पिंकी दाल बाटी चूरमा सब चेक करती है। क्या टेस्ट है, एकदम ज़बरदस्त। आज तो मौसी जी खाकर एकदम खुश हो जाएंगी। वैसे भी मौसी जी को मेरे हाथ का दाल बाटी चूरमा बहुत पसंद है। आज न जाने कितने सालों के बाद उनको खिलाने का मौका मिला है। सिया, तुम बाहर खाना परोस कर ले आना, तब तक मैं बाहर टेबल पर जाकर देखती हूँ। पिंकी बाहर जाकर टेबल वगैरह मैनेज करने लगती है। तब तक सिया सबके लिए खाने की थालियाँ लाकर टेबल पर रख देती है। पिंकी सबको खाने के लिए आवाज़ लगाती है। मौसी जी, मम्मी जी, पापा जी, रोहित भैया, सब जल्दी आ जाओ, गर्मा गर्म खाना रेडी है। सब लोग आकर टेबल पर बैठ जाते हैं और मौसी जी भी खाने के लिए बाटियां तोड़कर प्लेट में रखने लगती हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दाल उठाकर प्लेट में डाली, पूरी दाल एकदम से प्लेट में गिर गई। अरे ये क्या है पिंकी बहू, इतनी पतली दाल? ऐसा लग रहा है कि पिंकी बहू पहली बार दाल बाटी बना रही है। पिंकी ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो नहीं मौसी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने तो कितनी बार मेरे हाथ की दाल बाटियाँ खाई है। तब भी तो मैं सोच रही हूँ, तुम्हें मौसी का आना पसंद नहीं आया क्या? तब तक सिया वहाँ बाकी का सामान लेकर आती है। पिंकी सिया से पूछती है, सिया, तुमने दाल में कुछ किया है क्या? क्योंकि जब तक मैं किचन से निकली तब तक दाल एकदम परफेक्ट थी और अभी एकदम पतली हो गई, यही कहना चाह रही है ना आप? अरे दाल कितनी गाढ़ी थी, इतनी गाढ़ी दाल कौन खाता है, इसलिए मैंने इसमें पानी मिला दिया। आप टेंशन ना ले। लेकिन ऐसे कौन पानी मिलाता है सिया बहू? ये ऐसी पतली दाल तो खाने में भी अच्छी नहीं लग रही। मेरे मायके में तो ऐसे ही होता है मम्मी जी। और इतना कहकर सिया वहाँ से चली जाती है। सब एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं। सुषमा, तेरी बहू तो बड़ी ज़बरदस्त है। अरे जीजी, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इसका हर बात में यही तकिया कलाम, मेरे यहाँ तो ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है।
अच्छा, ऐसी वाली बात है। अरे मेरा नाम भी सरला है। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, अच्छे अच्छों को ठिकाने पर लगाया है मैंने। और जब से मौसी आई होती है, रिया को हर काम अपने मन का करना होता है, और अगर कोई कुछ भी कहे तो उसका तकिया कलाम एकदम तैयार। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। फिर एक दिन सिया अपनी मम्मी से बड़ी ही हंस हंस कर फ़ोन पर बातें कर रही थी। अरे मम्मी, यहाँ तो अपनी मौज ही मौज है। क्यों बेटी, ऐसा क्या हो गया? अरे बस अपना तो यहाँ राज चल रहा है मम्मी, कुछ पूछो मत। चल तू खुश रह बेटा, और एक माँ को क्या चाहिए कि उसकी बेटी अपने ससुराल में खुश है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन ऐसा क्या जादू चला दिया तूने जो सब तुझसे खुश है? अरे मम्मा, मैं बस कह देती हूँ कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है और सब मान लेते हैं। बड़े सीधे हैं तेरे ससुराल वाले बेटा। अच्छा माँ, लग रहा है कोई आ रहा है, फ़ोन रखती हूँ। सिया और उसकी माँ की ये सारी बातें सरला जी सुन लेती हैं और वो पूरी बात समझ लेती है कि आखिर माजरा क्या है। अगले ही दिन सरला जी पिंकी को उसके मायके भेज देती है। पिंकी, तू भी ज़रा घूमा अपनी माँ के पास हुआ। इसी शहर में घर होने के बाद भी तू कभी कभी ही जा पाती है। फिर थोड़ी देर बाद, सिया बहू, ज़रा आज कुछ खाने में अच्छा बना लो। अच्छा क्या होता है मौसी जी, आप ही बता दो। कुछ बढ़िया सा खीर, बढ़िया सी सब्जी, कुछ पनीर शनीर। अरे यार, आज तो भाभी भी नहीं है, मैं तो आज मरी जाऊंगी। ये इतना काम कौन करेगा। क्या मौसी जी, आप भी इस उम्र में ये सब कौन खाता है? अभी ये सब खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। सुषमा को सरला के दिमाग में चल रही खिचड़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अरे सिया बहू, बना देना कुछ बढ़िया सा। आज मौसी जी ने इतने मन से पहली बार तुझसे कुछ बनाने की फरमाइश की है। मम्मी जी, आपको इस उम्र में दलिया, खिचड़ी, लौकी, तोरई ऐसी हल्की सब्जियां और चपाती खानी चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। सुषमा और सरला एक दूसरे का मुंह देखती रह जाती हैं। हाँ बहू, तू एकदम सही कह रही है। चल ठीक है, जैसे तेरे यहाँ होता है वैसा ही बना दे। थोड़ी देर बाद सिया सबके लिए खाने में मूंग की दाल और रोटी बना देती है। अगले दिन सरला जी सिया को बुलाकर कहती हैं, सिया बहू, आज हमारे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ खास डिशेस तैयार करनी है, और उनकी खातिरदारी में कहीं भी कोई भी कमी न रह जाए, इसका पूरा ध्यान रखना, क्योंकि वो मेहमान हमारे लिए वाकई बहुत मायने रखते हैं। ये सुनकर सिया का तो माथा ठनक जाता है। ठीक है। और वो वहाँ से भुन भुनाते हुए चली जाती है। अब ये माता जी यहाँ 10 दिन से डेरा डाले हुए, अब इनकी खास मेहमान भी यहीं आएंगे। आज इनके खास मेहमानों को एकदम खासम खास नहीं बना दिया ना, तो मेरा नाम भी सिया नहीं। तब तक सरला मौसी की जोर की आवाज़ आती है, सिया बहू, 5 कप चाय बना देना। देखो आ गया ऑर्डर, अब लग जाओ बनाने में। मतलब हद है भाई। अब हाँ मौसी जी, बना रही हूँ। आज रोहित को उसकी नानी याद दिला दूंगी। आज उसी को दौड़ाऊंगी सर्विंग के लिए। चाय बनाकर सिया रोहित को आवाज़ लगाती है। रोहित चाय लेने आता है। ये भी भला कोई चाय पीने का टाइम है? घड़ी तो देखो ज़रा, 12 बज रहे हैं, फिर खाने के लिए बोलने लगेंगे। तुमने एकदम सही पकड़ा, मौसी जी एकदम यही कह रही है। बस तुम जल्दी से खाना रेडी कर दो, वो लोग भूखे हैं। अब वो लोग चाय के बाद बस खाना ही खाएंगे। सिया गुस्से के कारण उन लोगों के लिए उल्टा सीधा खाना रेडी करके देती है और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती कि बाहर कौन आया है। सिया जल्दी से खाना रेडी करके रोहित को आवाज़ लगाती है, लेकिन रोहित नहीं सुनता। उसे बहुत तेज़ गुस्सा आता है। मतलब इन लोगों के नाटक ख़त्म ही नहीं हो रहे। गुस्से में तमतमाते हुए वो बाहर जाती है और खाना ले जाकर डाइनिंग टेबल पर ज़ोर से पटक कर रख देती है, लेकिन देखती है वहाँ कोई भी नहीं है। तब तक सासू माँ सुषमा वहाँ आती है। क्या हुआ बहू, तुम तो बहुत ही गुस्से में लग रही हो। मैं खाने के लिए इतनी देर से आवाज़ लगा रही थी, कोई आवाज़ क्यों नहीं दे रहा है? बहू हमने तो सुना ही नहीं। ये खाना रखा हुआ है, आप अपने खास रिश्तेदारों को परोस दीजिए। अच्छा, क्या बनाया है बहू तूने? पीली दाल, चपाती, आलू की सब्जी और चावल। अरे क्या बहू, लेकिन आज तो कुछ स्पेशल। अरे भाड़ में गया स्पेशल। तब तक रिया को एक आवाज़ सुनाई देती है। आज नहीं कहोगी, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। रिया के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसके लिए ये आवाज़ बहुत ही जानी पहचानी थी। वो पलट कर देखती है। मम्मा, आप यहाँ कब आई और आपने बताया भी नहीं? वो देखती है वहाँ उसकी भाभी सोनू और उसके पापा भी आए हुए हैं। अगर आज हम तुझे बता देते तो फिर ये सरप्राइज़ हमें कैसे मिलता बेटा? सिया शर्म से सर नीचा कर लेती है।
दीदी, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप इस घर को दिल से अपना लोगी, उसी दिन से ये काम आपको अपना लगने लगेगा। सही कहा तूने बेटा कि तेरे ससुराल वाले तेरी हर बात मानते हैं, लेकिन तू अपनी बात ऐसे मनवाती है, ये मुझे नहीं पता था। तू तो अपने आप को खुशकिस्मत समझ कि तुझे इतना समझदार परिवार मिला है कि हम सबको यहाँ बुलाकर और इस तरह बात को बताया, वरना तू मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह समझती है। सिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मुझे माफ़ कर दो माँ। माफ़ी मुझसे नहीं, इन सब से मांगनी चाहिए जो तेरे नाज नखरे उठाते हैं और उफ तक नहीं कहते। दीदी, ये आपको समझना होगा कि घर में किसको क्या पसंद है क्या नहीं। जो चाय आपने बनाई वो अपने यहाँ आपके अलावा कोई भी नहीं पीता था। पापा जी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो शुगर पेशेंट है। लेकिन नहीं, हमारी बिटिया रानी ने तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, कट टैग लगाकर सबका मुंह बंद कर रखा है। तब तक सरला जी और सुषमा जी जाकर सिया को गले लगा लेती हैं। अरे बहुत हुआ समधन जी, अब हमारी बहू को रुला कर ही मानोगी क्या? हमारी सिया तो बहुत समझदार है। ये कहानी शुरू होती है मिश्रा परिवार से, जहाँ सभी घर वाले मिलकर निखिल के लिए आए रिश्ते में से बेस्ट लड़की की फोटो चूज कर रहे थे। ये लड़की तो मुझे नहीं जची बेटा, तुझे कैसी लगी नेहा? कुछ खास नहीं है मम्मी। आप भी तो बताइए। अरे मेरे पसंद नापसंद करने से होगा भी क्या ममता जी? जिसके लिए लड़की देखी जा रही है, जिसे उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, लड़की उसे पसंद आनी चाहिए, ना कि हमें, वरना बाद में पूरी उम्र हमें दोष देता फिरेगा। पर आपके प्यारे बेटे ने पहले ही कहा है कि वो किसी भी लड़की को ना कहकर उसका दिल नहीं तोड़ेगा, ना ही 2-4 लड़कियों को देखकर उनका मजाक। उसे साफ साफ कह दिया है, वो जिस भी लड़की को पहली बार देखेगा उसे सीधा हाँ ही कहेगा, चाहे वो जैसी भी हो। इसलिए लड़की पसंद करने की जिम्मेदारी हम पर है। लड़कियों की तस्वीरों में से बेस्ट तस्वीर छांट लेते हैं, फिर उन लड़कियों के घर जाकर उन्हें सामने से देख समझ लेंगे। फिर अगर कोई फाइनल हुई तब सीधा रिश्ता डन करने निखिल को बुला लेंगे। भाभी एमबी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मम्मी, मुझे हेल्प हो जाएगी ना कैट देने में। हाँ हाँ, MBA लड़कियों की भी तस्वीरें आई हुई है। तो फिर लड़की अगर मुझे अच्छे पोहे खिला दे तो मेरी तरफ से भी डन। क्यों? वो क्यों पोहे खिलाएगी? मैं हूं ना किचन संभालने। पापा जी, ये क्या बात हुई भला? ये क्या कर दिया पापा? ये तो भाभी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अब 2 घंटे पुराण सुनो। बोलिए ना पापा जी, क्या कमी रखी है मैंने? हाँ, यहाँ किसी के लिए कमी रखी है? सुबह 4 बजे रसोई शुरू करती हूँ जो रात 12 बजे तक चलती है, फिर भी आपको नई बहू से पोहे की उम्मीद है। वो क्या सोचेगी कि मिश्रा परिवार खाने का भूखा है? रुकिए, अभी जाती हूँ किचन में और पोहे बनाकर लाती हूँ। और मोना सीधा किचन में जाती है। तभी पड़ोसन सुगंधा चीनी मांगने वहां आती है और सभी का उतरा मुंह देख कर कहती है, आंटी जी वो शक्कर होगी क्या? हमारे यहाँ खत्म हो गई है तो मम्मी जी ने बोला ममता से मांग ले। अब हाँ हाँ लाती हूँ। सब ठीक तो है ना आंटी जी? आप सबका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अच्छा, आप अभी आई हो ना, इसलिए आपको पता नहीं भाभी कि हमारी बड़ी भाभी कैसी हैं। अभी आपको भी ना एक डेमो दिख जाएगा, 2 मिनट दीजिए। जैसे ही ममता किचन में जाकर चीनी के डिब्बे से चीनी निकाल कर लाती है, पीछे पीछे मोना भी हॉल में आती है। मम्मी जी आपको कुछ चाहिए था तो मुझे कहती ना। बताइए तो। मैं चीनी का डब्बा हमेशा स्टोव के पास लेफ्ट साइड में रखती हूँ, आपने राइट में रख दी। अपने हाथ से रखी चीज टाइम पर मिलती है। ऊपर से आपने ना जरूर हाथ धोए होंगे, पूरे किचन में पानी की बूंद है। अब मैं पोहे बनाऊं कि पोछा लगाऊं? ओह अच्छा, समझ गई नेहा, तुम क्या समझाना चाहती थी मुझे। बस 2 मिनट दो मुझे, अब भी भाभी लाइन पे आ जाएगी। ऐसा हो सकता है तो कर दे बेटा, हम जिंदगी भर तेरा एहसान मानेंगे। ये क्या बात हुई मोना भाभी? ये किचन सिर्फ आपका तो है नहीं, और कोई इसमें कुछ ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे तो आप भैया को भी कमरे में अपने हिसाब से चलने नहीं देती होगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं है सुगंधा। छत से लेकर बाथरूम, हॉल, कमरे हैं ना सभी के लिए, फिर किचन में ही क्यों करना है ड्रामा? और अगर करना भी है तो अभी छोड़ देती हूँ किचन। दीदी आप संभालो किचन। मैं ना बाबा ना। मम्मी तुम्हारा मुंह उतरा हुआ था, तुम देखो किचन। अरे मुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, जितना करना था कर चुकी मैं। वैसे सुगंधा तू भी मेरी बहू समान है। हटने दे मोना को, तू हमारी रसोई देख लिया कर। गिन के 4 लोग हैं हम, जहाँ अपने ससुराल वालों की रोटियां सेकेगी 2-4 और सही। 2-4 की तो गिनती कहाँ होती है। तो डील डन। ठीक है मोना, तू छोड़ दे रसोई, ऐसे भी तेरी दादागिरी से सब परेशान थे। अरे क्या आप कुछ भी बोले जा रहे हैं अंकल जी? ये पकड़िए आपकी चीनी, मुझे नहीं चाहिए। चीनी देकर आप तो पूरी की पूरी बहू मांग रहे हैं। मैं चलिए अपने घर का काम पूरा होगा तब मैं इनका करूँगी ना। पागल समझाए क्या? कहाँ भेज दिया मम्मी जी ने, पूरी फैमिली ही पागल है। और हमेशा की तरह किचन फिर से मोना के पास ही रह जाता है। अगले शुक्रवार पूरा परिवार एक साथ जूही को देखने उसके घर के दरवाजे पहुंचता है। शर्त याद है ना मम्मी जी?
अरे हाँ भाई हाँ, याद है, तुम माथे पर मत चढ़ मेरे। अंदर चलना है कि यहीं से वापस निकल ले? दरवाजे पर ही शुरू हो गए, हद है आप भी। और आना कानी करते सभी जूही के घर के अंदर जाते हैं। अरे जूही की अम्मा, लड़के वाले आ गए, रसोई छोड़िए। माफ कीजिएगा भाई साहब, पहली बार कोई जूही को देखने आया है तो जरा उसकी माँ घबराई हुई है। अरे कोई बात नहीं मनोज भाई साहब, सबके लिए कोई ना कोई रिश्ता पहला होता ही है, और भगवान ने चाहा तो ये आखिरी भी हो जाएगा। दोनों परिवार में बातचीत शुरू होती है। जरा जूही को तो बुलाइए बहन जी। जूही साड़ी पहनकर बाहर आती है। लड़की के रूप में तो कोई कमी नहीं है बहन जी, फोटो से ज्यादा सामने सुंदर लगती है जूही। मुझे तो ये फोटो वगैरह पर भरोसा ही नहीं रह गया। फिल्टर का जमाना है, होता कुछ है दिखता कुछ है। पर आपकी बेटी तो सभी लोगों से अलग निकली। हमारी बेटी है ही अलग भाई साहब, पढ़ने लिखने में एक नंबर। तुम खुद बताओ ना जूही। मैं 10th में स्टेट टॉपर थी अंकल जी, और अभी मास्टर कर रही हूँ। बैंक के एग्ज़ाम भी देती हूँ, पिछली बार से 0.5 से रह गया था। पर ऐसा नहीं है कि हमारी बेटी सिर्फ पढ़ाई में तेज है, खाना बनाने में कोई जूही का हाथ नहीं पकड़ सकता। नहीं नहीं अंकल जी, खाने वाने की तो बात ही मत कीजिए। जूही पढ़ेगी, खाना बनाने के लिए मैं हूँ ना। और हाँ, मेरी एक शर्त है कि खाना हमेशा मैं ही बनाऊंगी। अरे जी, ये तो चमत्कार हो गया। जूही का 16 सोमवार का व्रत पूरा नहीं हुआ कि ऐसा रिश्ता मिल गया। ये रिश्ता हाथ से ना जाए बस। वही तो, जहाँ जेठानियाँ देवरानी के आने का इंतजार करती है कि कब वो आए, काम बांटे, यहाँ तो जेठानी शर्त रख रही है कि रसोई वही देखेगी। गजब हो गया भाई। जूही के साथ साथ उसके परिवार वाले मिश्रा परिवार की इतनी आवभगत करते हैं कि ममता कहती है, मुझे तो लगता है अब निखिल को बुला लेना चाहिए, अभी सगाई कर देते हैं, आप 1 घंटे में तैयारी कर लीजिए। और निखिल आता है, कुछ देर जूही से बात करता है और दोनों की सगाई हो जाती है। तुरंत सगाई और हफ्ते भर में शादी। वो कहते हैं ना, चिट्ट मंगनी पट ब्याह। बिना देर किए ममता अपनी छोटी बहू को अपने घर ले आती है। शादी के दूसरे दिन तैयार होकर जूही अपना फोन चला रही थी कि उसे उसकी माँ का कॉल आता है। पहली रसोई में क्या बना रही है बेटा? मैं क्यों कुछ बनाऊंगी मम्मी, मैं तो फोन चला रही हूँ। जब जेठानी ने बोल दिया है कि वो रसोई संभाल लेगी, मैं दिमाग क्यों लगाऊं। अरे बैल बुद्धि, रस्में तो करेगी कि नहीं, कि वो भी नहीं करेगी? सही तो कह रही है जूही। तुम तो ऐसे अपनी बेटी की शादी तोड़वा दोगे। तू वहाँ गृहस्थी बसाने गई है, ऐसा कुछ मत करना कि हमारी नाक कट जाए। अभी उठ और जाकर अपनी पहली रसोई बना। जूही अपनी माँ की बात मानकर किचन में जाती है। OMG, इतना साफ किचन देख के लगता है मानो यहाँ कभी खाना बना ही नहीं। अब जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ। जूही रोटियां बना रही थी कि मोना रसोई में आ जाती है। 2 मिनट रसोई से निकलती नहीं कि यहाँ कोई ना कोई पहुंच जाता है। इतना सारा आटा स्लैब पर गिरा दिया जूही तुमने, अब काम कर ही रही हो तो ढंग से करो ना। अरे रोटियां बनेगी तो आटा तो गिरेगा ना भाभी, अभी खाना बनाने के बाद साफ कर दूंगी। नाश्ते की तैयारी तो मैं कर ही देती, इतनी हड़बड़ी क्या थी, किसे लग गई थी भूख? भूख किसी को नहीं लगी भाभी, पर मैं इस घर की बहू हूँ तो अपनी पहली रसोई तो करूंगी ना। और मैंने तो बस रोटियां ही बनाई हैं, कोई पाप नहीं कर दिया जो आप इस तरह टेढ़े जवाब दे रही हैं मुझे। अगर आप नहीं चाहती कि मैं ये रस्म करूं तो आप जाकर मम्मी जी को कह दीजिए, वो बाहर बैठे सभी मेहमानों को वापस भेज देंगी। मोना रसोई के बाहर आती है। जूही खाना बनाकर सभी को परोसती है खाने के टेबल पर। खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो तुम बहू। सच में ऐसा लग रहा है मानो मैं किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठा हूँ। मानना पड़ेगा ममता, तेरे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है। दोनों ही बहू एक नंबर खाना बनाती है। इस रसोई के बाद जो महाभारत होने वाली है उसे तो मुझे ही झेलना होगा। इन लोगों को क्या पता, जो अपनापन ये दिख रहा है वो तो बस दिखावा है। काहे का 5 स्टार निखिल? अरे भिंडियों को देखो, एक लंबी एक छोटी, ऐसे कटती है क्या सब्जियां? मैंने तो अपनी पहली रसोई में 4 सब्जी और 2 मिठाई बनाई थी। अब इतनी पढ़ने वाली लड़कियों से और क्या ही आशा की जा सकती है। खाने के बाद सभी उठकर अपनी प्लेट को लेकर रसोई में जाने लगते हैं। तभी मोना कहती है, आप रसोई में कहाँ जा रही है बुआ जी? प्लेट टेबल पर ही छोड़ दीजिए, मैं हूं ना, उठा लूंगी। अरे बेटा कितना काम करेगी तू, और मुझे हाथ भी तो धोने हैं। तो गैलरी में हाथ धो लीजिए ना बुआ जी। अरे तेरी गैलरी का नल चालू ही नहीं होता, मैं जा रही हूँ रसोई में। जैसे जैसे सभी मेहमान रसोई में जाते हैं, मोना का टेंशन उतना ही बढ़ता जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही शादी में आए हुए सभी मेहमान अपने अपने घर के लिए रवाना होते हैं, मोना का सफाई अभियान शुरू हो जाता है। बाप रे बाप, क्या हालत कर दी है इन लोगों ने मेरी रसोई की, सब कुछ यहाँ वहां कर दिया। छी छी छी। सुरेश जी, आज दोपहर और रात का खाना आप लोग बाहर से मंगवा लीजिए। निखिल के कमरे में डिस्पोजेबल है ना, उसी में खाना खा लीजिएगा, क्योंकि आज किचन में कोई काम नहीं हो पाएगा।
और सुबह से रात 8 बजे तक मोना रसोई ही साफ करती रहती है। भाभी को भी न जाने कौन सा दौरा पड़ जाता है। इतनी गंदी तो रसोई नहीं थी। अरे तू ज्यादा मत बोल, अभी तेरी भाभी ने सुन लिया तो रसोई की जिम्मेदारी तेरे हाथ लग जाएगी। बोल, कर लेगी क्या काम तू? इस तरह मोना अपनी मर्जी के हिसाब से रसोई चलाती रहती है। कुछ दिन बाद जब दोपहर के वक्त ममता की नींद खुलती है और वो कमरे से बाहर आती है। बड़ी जोरों की भूख लग रही है, क्या करूं, सब लोग सो रहे हैं। मोना को उठाऊं क्या? नहीं, उसे अगर कोई नींद से उठाता है तो उसे माइग्रेन का दर्द हो जाता है। जब तक वो उठेगी तब तक मैं खाना खा लूंगी। जाकर देखते हूँ खाने में क्या है। ममता रसोई में जाती है और फ्रिज देखती है। अरे फ्रिज में भी कुछ नहीं है। लगता है बहू ने हमेशा की तरह सब कुछ खत्म करके बर्तन धो दिए। आटा गूंद के रोटियां बना लेती हूँ और दही के साथ खा लूंगी। ममता रोटी बनाने के बाद अपने हिसाब से स्लैब साफ करके जैसे ही खाने बैठती है कि मोना की आंख खुल जाती है और आंख खुलते ही मोना अपनी फेवरेट रसोई में जाती है और जैसे ही वो स्लैब को देखती है समझ जाती है किसी ने तो रसोई में कुछ तो बनाया है। जीने नहीं देगा यहाँ कोई मुझे। दिन भर मैं सफाई करती रहती हूँ, खिला पिला कर सोने गई थी, फिर भी किसी के पेट की भूख जग गई। अरे मुझे उठा देते, पर नहीं, पहले चाय बनाकर पीती हूँ, सर बहुत दर्द हो रहा है। जैसे ही मोना दूध निकालने के लिए फ्रिज खोलती है तो वो देखती है दही तो फर्स्ट रैक की जगह सेकंड रैक में है और ये देखते ही उसका दिमाग चकरा जाता है। वो चिल्लाती हुई हॉल में आती है जहां उसकी सास दही के साथ पराठे खा रही थी। आपको दही चाहिए थी तो मुझे बोल दिया होता मम्मी जी, मैं आपके लिए दही बल्ले बना देती। अरे बहू तो सो रही थी ना, तुझे उठाती तो तेरे सर में दर्द हो जाता। और वैसे भी ये घर मेरा भी तो है, किसी वक्त तू इधर उधर हुई तो रसोई में मैं 2 रोटी बना लूंगी तो क्या हो जाएगा। पूरा दिन खराब हो गया मेरा। आपको पता है ना मम्मी जी, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी रखी हुई चीजों को यहाँ से वहां करे। अब पूरी रसोई फिर से साफ करनी पड़ेगी। मोना के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी की आंख खुल जाती है और सभी हॉल में जमा हो जाते हैं, पर कोई कुछ भी नहीं कहता क्योंकि अगर मोना ने गुस्से में रसोई छोड़ दी तो तो रसोई संभालेगा कौन। पर जितना सभी मोना की बात को इग्नोर कर रहे थे, मोना की मनमानी उतनी बढ़ती जा रही थी। एक रोज रात के 12 बजे तक नेहा पढ़ाई कर रही। अभी तो एक चैप्टर और बाकी है, बड़ी तेज भूख लग रही है। भाभी ने तो किचन साफ भी कर दिया, अब क्या करूं? कुछ देर वेट करती हूँ। जैसे ही हॉल की लाइट ऑफ करके भैया जाएंगी उसके कुछ देर बाद मैगी बना लूंगी, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। पर नेहा की किस्मत कहाँ इतनी अच्छी थी। नेहा मैगी बनाकर खाकर पढ़ने लगती है और इसी में उसकी आंख लग जाती है और झूठे बर्तन उसके बेड पर ही रह जाते हैं। नाश्ते के वक्त अगली सुबह जब तक नेहा उठती है, मोना ऑलरेडी किचन में जा चुकी थी। सत्यानाश, अब क्या करूं है भगवान, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी को पता चल गया तो क्या होगा। नेहा ये सोच रही थी कि रसोई से मोना की कुड़कुड़ की आवाज आने लगती है। ये मरजानी प्लेट कहाँ गई? नाश्ता लगाना है और प्लेट नहीं मिल रही, यहीं तो रखी थी मैंने। जरूर जूही ने इधर उधर की होगी। जूही, जूही! मोना की आवाज सुनकर जूही अपने कमरे से बाहर आती है। अब क्या हो गया भाभी? रोज कुछ न कुछ लगा ही रहता है। रसोई नहीं हो गई, आटे की चक्की हो गई, अब तो मैंने किचन में जाना तक छोड़ दिया है। ये छोटी वाली प्लेट टोटल 6 थी, 5 ही दिख रही है और एक कांटे की चम्मच भी कम है। कहाँ गई वो? तुम कह रही हो तुम रसोई में नहीं आई, मम्मी जी कहेंगी वो नहीं आई। इसके पहले कि मुझ पर इल्जाम आया मैं बता देता हूँ भाई, पिछले दिन मैं व्रत में था तो मैंने तो कुछ नहीं लिया। प्लेट के साथ कांटे की चम्मच भी नहीं मिल रही, यानी जिसने भी खाया है उसने या तो मैगी खाई होगी या चाउमीन पास्ता, और ये सब तो मैं नहीं खाता। इसका मतलब फिर से कोई रसोई में गया था। अब क्या बाकी रह गया था? किसने ली है प्लेट? जरा ला कर रख दो भाई। और रोज के मोना के इस ड्रामे से परेशान होकर आज नेहा चिल्ला कर कहती है, बस भाभी बस, बहुत हुआ आपका ड्रामा। आप क्या चाहती? आप ना रहे तो इंसान भूख से मर जाए, पर अपने लिए एक मैगी भी ना बनाए। माना आप पूरी रसोई संभालती हैं, हम सबको खाना देती हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी गैर मौजूदगी में आदमी 2 मिनट रसोई में भी ना जाए। उस हिसाब से तो मुझे भी कहना चाहिए कि मैं घर में पोछा लगाती हूँ तो कहीं फर्श पर नहीं चलेगा। जूही भाभी को भी कहना चाहिए, वो कपड़े धोती है तो कोई कपड़े पहनेगा नहीं, क्योंकि अगर कपड़े में दाग लग गए, कोई कपड़ा यहाँ से वहां हुआ तो उनका काम बढ़ जाएगा। दीदी बिल्कुल सही कह रही है भाभी। हाँ बिल्कुल सही कह रही है नेहा। किसी चीज की एक सीमा होती है बहू। ससुराल बड़ा है या रसोई? तुमने तो ससुराल से बढ़कर रसोई को ही अहमियत दे दी। मुझे नहीं पता मम्मी जी, इस बात पर पहले भी बहुत बार बहस हो चुकी है। आप सब अलग हैं और मैं अलग हूँ। मैं अगर रसोई संभालूंगी तो फिर मुझे उसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं चाहिए, और रसोई संभालूंगी तो मैं ही। नहीं रहेगा हस्तक्षेप भाभी, मैंने इसका भी उपाय ढूंढ लिया है। हमारे घर के बाहर जो स्टोर रूम है ना, उसी को किचन बना देते हैं और भाभी को सौंप देते हैं।
भाभी का बेड, तकिया, बिस्तर भी वहीं लगा लेंगी। 24 घंटे चेक करती रहेंगी कि कहीं कोई अंदर तो नहीं आया। आराम से नज़र भी रख पाएंगी। वैसे तो मैं कभी इन बातों में नहीं बोलता, पर आज मुझे लग रहा है कि नेहा सही कह रही है। फिर घर के अंदर की रसोई में हम सब जा सकेंगे और बाहर की रसोई मोना देखेंगे, ठीक है ना? और अपनी रसोई को लेकर प्यार के आगे मोना इस बात पर राजी हो जाती है। अगली ही सुबह इंटीरियर डिज़ाइनर आकर बाहर के शोरूम को किचन में चेंज कर देते हैं। अपना बोरिया बिस्तरा लेकर मोना वहीं शिफ्ट हो जाती है और मिश्रा परिवार की ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती है। रमेश और उसका परिवार राजस्थान में दोस्त की शादी में आए थे। उनके दोस्त का गांव शहर से लगभग 7 घंटे की दूरी पर था, जहां एक होटल में वो लोग ठहरे थे। वो लोग अपनी 7 सीटर गाड़ी साथ में लाए थे ताकि आसपास की जगह घूमने में आसानी हो। लेकिन शादी होने के बाद वापस होटल जाते समय वो घूमते हुए जाते हैं और एक वीराने से रास्ते पर भटक जाते हैं। उनके मोबाइल फोन्स की बैटरी भी खत्म हो जाती है। रमेश गाड़ी चला रहा था। आसमान में बारिश के बादल छाए हुए थे और थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश होने लगती है। उनको उस रास्ते पर 2 आदमी दिखते हैं। वो उन लोगों से रास्ता पूछते हैं। अब सुनिए भाई साहब, यहाँ से शहर का रास्ता किस तरफ है? 10 किलोमीटर जाने पे आपको एक चौक मिलेगा, वहीं पर पूछ लीजिएगा। लेकिन सुनिए, अभी तेज बारिश हो जाएगी, इतनी कि आपको आगे का कुछ दिखेगा भी नहीं। अब यहीं कहीं आसपास में रुक जाइए, नहीं तो आप भटक जाओगे। बारिश शुरू हो गई तो कम से कम 2 दिन तक नहीं रुकेगी। अब जी धन्यवाद। इतना बोलने के बाद रमेश गाड़ी आगे चलाने लगता है। अरे बेटा, अब यहाँ कहाँ रुकना, चलो आगे चलते हैं। अरे रमेश की माँ, ये रेगिस्तान में कभी बारिश नहीं होती, और अगर कभी हो गई तो हद से भी ज़्यादा हो जाती है। नहीं जी, सासू माँ ठीक कह रही हैं। एक बार होटल पहुंच गए तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। आप होटल चलिए, बारिश होगी तो देखा जाएगा। नहीं भैया, यहीं कहीं रुक जाते हैं ना। अरे एक बार में कुछ फैसला करो भाई। चलो चलो, होटल जाके मस्त एसी में सो जाएंगे। चलो चलो, होटल जाके मस्त एसी में सो जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलो होटल की तरफ। थोड़ा आगे जाते ही बहुत तेज बारिश होने लगती है। बिजली भी कड़कने लगती है। अरे भाई, कांच में से आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। बारिश और तेज होने लगती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, रास्ता किस तरफ है? भैया आराम से गाड़ी चलाना। रमेश जैसे तैसे गाड़ी चलाने की कोशिश करता है। बेटा, हम सही रास्ते पर तो जा रहे हैं ना? कुछ पता नहीं माँ, सामने जो रास्ता दिख रहा है उसी पे चल रहा हूँ बस। गाड़ी एक हवेली के गेट के सामने आकर रुक जाती है। हवेली का गेट खुलता है। ये क्या है भाई? किसी के घर का गेट लग रहा है, और गेट खुला भी है। चलो यहीं रुक जाते हैं। हाँ हाँ, यहीं रुक जाते। रमेश गाड़ी अंदर लेता है और दरवाजे तक लेकर जाता है। किसी के भी ध्यान में नहीं आता, लेकिन गेट अपने आप बंद हो जाता है। सब लोग हवेली के अंदर आ जाते हैं। कोई है? कोई है क्या भाई? लगता है यहाँ के लोग भी बारिश में कहीं फंस गए होंगे। हाँ सासू माँ, ठीक कहा आपने। दीवारों पर एक पुराने जादूगर की 3-4 तस्वीरें लगी हुई थी। लगता है यहाँ का मालिक कोई जादूगर था। मुझे नहीं लगता कि बारिश 2 दिन तक रुकने वाली है। उतने में बिजली कड़कती है। उन 2 लोगों ने कहा एक बार बारिश शुरू हो गई तो कम से कम 2 दिन तक रुकती नहीं है। लगता है तब तक यहीं गुजारा करना पड़ेगा। उतने में कहीं से एक तोता उड़ता हुआ आता है। बारिश नहीं रुकेगी। हाँ, 2 दिन नहीं रुकेगी। अरे वाह, ये तोता बोलता भी है। अब महिलाएं ज़रा किचन में जाकर देख लीजिए, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। महिलाएं किचन में जाती हैं। अरे सासू माँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है कुछ बनाना पड़ेगा। गीता को ढूंढने पे सिर्फ चावल मिलते हैं और थोड़ी सी दाल। लगता है दाल खिचड़ी बनानी पड़ेगी। रात होते ही सब लोग खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। गीता दाल खिचड़ी का पतीला लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। क्या बनाया है खाने में? दाल खिचड़ी। रमेश पतीले के ऊपर का ढक्कन खोलता है तो उसमें बिरयानी होती है। अरे लेकिन इसमें तो बिरयानी है। पर हमने तो दाल खिचड़ी बनाई थी। बिरयानी के सारे मसाले जो इसमें दिख रहे हैं, लौंग, दालचीनी, वो सब तो यहाँ थे भी नहीं।
ये कहाँ से आ गए इसमें? सबके होश उड़ जाते हैं। यहाँ के मालिक को बिरयानी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। ये सुन के सब बहुत डर जाते हैं। कोई बिरयानी नहीं खा पाता। तोता और भी कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन कह नहीं पाता। सबको सिर्फ तोते के चिल्लाने की आवाज़ आती है। लगता है ये कुछ और भी कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है। तभी कहीं से किसी के दहाड़ने की आवाज़ आती है। सब लोग डर जाते हैं। रमेश बेटा चलो जल्दी से यहाँ निकल जाते हैं, ये जगह कुछ अजीब है। चलो बेटा जल्दी यहाँ से। बाकी सब लोग भी सहमति जताते हैं। रमेश जैसे ही हवेली का दरवाज़ा खोलता है, उसके सामने शेर खड़ा होकर दहाड़ रहा था, जो उनकी गाड़ी के ठीक सामने था। रमेश झट से दरवाज़ा बंद कर देता है। अरे बाहर तो शेर है। हे माँ, अब तो यहाँ से भाग भी नहीं सकते। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कोई बात नहीं, सो जाओ सब लोग, यहीं पे सो जाओ सब। सब सो जाते हैं। माँ को प्यास लगती है। वो उठ के किचन की तरफ जाती है पानी पीने के लिए। तभी रोहन भी उठकर किचन की तरफ चलने लगता है। माँ पानी पीकर बाहर आती है तो देखती है कि रोहन ऊपर की दीवार पर उल्टा लटक के चल रहा है। हाँ, अरे उठो देखो, रोहन दीवार पर उल्टा चल रहा है। सब लोग उठ जाते हैं। अरे मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? मैं किचन में जा रहा था पानी पीने। बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। वो थोड़ा आगे जाकर गिर जाता है। हाँ, बच गया। ये क्या हुआ? अरे मेरे गले में कुछ हो रहा है। माँ तुमने अभी पानी पिया ना? हाँ बेटा, लेकिन अभी गले में कुछ हो रहा है। देखते ही देखते माँ एक छोटी बच्ची में तब्दील हो जाती है। अरे माँ को क्या हो गया? ये मैं इतनी जवान छोटी बच्ची कैसे हो गई? सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ सब ऐसा ही होता है। यहाँ सब भूल भुलैया है, यहाँ सब भूल भुलैया है। तुम यहाँ कब से हो? बहुत सालों से। और एक हैरानी की बात बताऊं? बताओ। मैं भी पहले इंसान था। क्या? मैं चोर था। यहाँ चोरी करने आया था। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा यहाँ नहीं आने को, लेकिन फिर भी मैं आ गया और अब यहाँ फंसा हुआ हूँ। लेकिन यहाँ से बाहर कैसे निकले? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा अगर फंस गए तो यहाँ से बाहर निकलने का तरीका यहाँ के किसी कमरे में ही है। लेकिन मैं इतने साल से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिला। और एक दूसरा तरीका है कि कोई मुझे यहाँ से बाहर लेके जाए, लेकिन इतने साल से यहाँ कोई आया ही नहीं। इतने दिन के बाद आप लोग आए हो, अब आप ही मुझे बाहर निकाल सकते हो। लेकिन हम खुद ही यहाँ फंसे हुए हैं। तो हम सब मिलकर ये जगह ढूंढते हैं, कोई ना कोई हल तो मिल ही जाएगा। हाँ, हम मिलकर ढूंढते हैं। सब लोग अलग अलग कमरे और जगह में ढूंढने लगते हैं। क्या हो सकता है यहाँ से बाहर निकलने का तरीका? ऐसा बोलते हुए वो हर जगह कुछ न कुछ ढूंढने लगता है। रोहन हवेली के एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। वहाँ उसे बहुत सारे कांच के बॉटल्स दिखाई देते हैं, जिसमें अलग अलग रंग के रसायन होते हैं। एक दो बोतल खुली थी और उसमें से धुआं आ रहा था। सब लोग जल्दी इधर आ जाओ, ये देखो यहाँ क्या है। सब लोग वहाँ आते हैं। लगता है वो मालिक इधर अलग अलग चीज़ों का रसायनों का प्रयोग करता था। रमेश आगे बढ़ते हुए देखता है कि एक खरगोश एक कांच के बड़े से पिटारे में बंद है, जो ऊपर से खुला हुआ है और वो उस पे से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाग नहीं पा रहा। उतने में प्रिया से कांच की बोतल को धक्का लगता है और बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है। ऐसा होते ही पूरी हवेली हिलने लगती है और सब लोग वहां से भाग जाते हैं। रमेश बाहर आकर सीढ़ियां चढ़ने लगता है जो ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन सीढ़ियों के बीच में जाती ही रमेश अटक जाता है और सिर्फ जगह पर ही चल रहा था। वो कोशिश करता है आगे बढ़ने की, लेकिन बढ़ ही नहीं पाता। अरे मैं यहाँ अटक गया हूँ ऊपर ही, मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। और फिर वो अचानक से ऊपर पहुंच जाता है। ये क्या हुआ, पहुंच गया मैं? इधर प्रिया एक दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलती है। उससे वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। अब वो एक बहुत ही खूबसूरत से बगीचे में खड़ी थी। बगीचे के पेड़ों पर सेब के फल लगे हुए थे और पंछी उन पेड़ों पर मधुर आवाज़ में गा रहे थे। उसके कपड़े किसी राजकुमारी के कपड़ों में बदल जाते हैं।
उतने में एक राजकुमार अपने 2 से 3 घुड़सवारों के साथ वहां आता है। गीता को देखते ही वो घोड़े से नीचे उतर जाता है। आप कौन हैं? इतनी खूबसूरत लड़की हमने हमारे जीवन में पहली बार देखी है। गीता शर्मा जाती है और कुछ नहीं कह पाती। जाओ, हमारे महल से इस लड़की की सवारी के लिए शाही रथ लेकर आओ। एक सेवक अपना घोड़ा लेके जाता है और थोड़ी देर में शाही रथ लेकर वापस आता है। आइए, आप इस रथ में बैठिए। राजकुमार उसका हाथ पकड़ के उसे रथ में बिठाता है। चलो, सब लोग महल चलते हैं। राजकुमार प्रिया को महल लेकर जाता है और अपने माता पिता के सामने दरबार में खड़ा करता है। उसके माता पिता वहां के राजा और रानी हैं। राजकुमार, कौन है ये लड़की और इसे यहाँ किस लिए लाया गया है? महाराज, ये लड़की हमें दुश्मन की सीमा और पास वाले बगीचे में मिली और हम इससे बेहद प्यार करने लगे हैं। हम इससे शादी करना चाहते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम राजकुमार? जान न पहचान ऐसे ही किसी से शादी कर लोगे? ये जरूर दुश्मन राज्य की कोई नई चाल है महारानी। राजकुमार को इस लड़की के प्यार में फंसाने का और फिर ये राज्य लूटने का। नहीं नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़की तो बहुत मासूम है। महाराज, मेरी बात तो सुनिए, मैं यहाँ की हूं ही नहीं। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। सिपाहियों, बंदी बना लो इस लड़की को और इसे अभी के अभी फांसी पर लटका दो। नहीं महाराज, मेरी बात तो सुनिए। गीता रोने लगती है। राजकुमार सिपाहियों को रोकने की कोशिश करता है। सिपाहियों, राजकुमार को भी बंदी बनाकर उसके कमरे में कैद करके रखो। जब तक हम नहीं कहते राजकुमार को बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। जाओ, राजकुमार को ले जाओ उसके कमरे में और इस लड़की को अभी के अभी फांसी पर चढ़ा दो। सिपाही गीता को कारागृह में लेकर जाते हैं, जहां एक जल्लाद उसे फांसी पर लटकाने के लिए तैयार होता है। गीता को फांसी के फंदे के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है। गीता बहुत रोने लगती है और बोलती रहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन कोई नहीं सुनता। गीता को सिपाही रस्सी पहना ही रहे थे कि गीता हिम्मत करके सिपाहियों को धकेल के वहां से जोर से भाग निकलती है और भागते हुए उस कमरे से बाहर निकल आती है। अब उसे पता चलता है कि ये तो एक भूल भुलैया थी। वो सोफे पर जाकर बैठकर राहत की सांस लेने लगती है और अपने आंसू पोंछती है। इधर रमेश ऊपर एक कमरे में पहुंचता है। अंदर जाते ही उसके सामने एक खिलौने का हवाई जहाज कमरे में उड़ता रहता है। एक खिलौने की गाड़ी अपने आप कमरे में घूमती रहती है। क्या हो सकता है यहाँ से निकलने का हल? कुछ तो होगा। अपने आप से ऐसा कहते हुए वो कमरा ढूंढता रहता है। रोहन एक अलग ही कमरे के अंदर जाता है। अंदर जाते ही 3-4 कदम पर कमरे की बत्तियां बुझ जाती है। वो डर जाता है। अरे बाप रे, यहाँ तो बत्तियां बुझ गई। लगता है ये कमरा ठीक नहीं है। इधर से बाहर जाना ही ठीक होगा। वो पीछे मुड़ जाता है और चलने लगता है, लेकिन वो दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाता। अरे ये क्या हो रहा है? दरवाजा तो 3-4 कदम की दूरी पे ही था। मैंने लगभग 10 कदम चले हैं अभी, फिर भी दरवाजा नहीं मिल रहा। लगता है मैं दरवाजे का रास्ता भटक गया हूँ। रोहन फिर भी आगे चलता रहता है। फिर उसे थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई देती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, उसे ऐसा लगता है कि वो किसी गुफा से बाहर आ रहा हो। जैसे ही वो बाहर निकलता है, वो देखता है कि बड़ी सी चींटी, लगभग शेर जितनी बड़ी चींटी, मुंह में शक्कर का एक बड़ा सा दाना लेके जा रही है। फिर उसे लगता है कि उसके पैर पर कोई काट रहा है। अरे ये क्या कोई काट रहा है मेरे पैर पे? वो देखता है कि एक छोटा चींटी जितना शेर उसके पैर को काट रहा है। वो उसे हाथ में उठाकर देखता है। अरे बाप रे, यहाँ पे तो सब उल्टा पुल्टा है। फिर उसे भूख लगती है। आगे उसे एक बहुत ऊंचा पेड़ दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो पेड़ आसमान को छू रहा हो। उस पेड़ से एक सेब नीचे गिरता है। वो भी बहुत बड़ा था, लगभग रोहन जितना ही ऊंचा। रोहन उसे खाने लगता है। उतने में एक बहुत बड़ी गिलहरी रोहन की तरफ चिल्लाते हुए आती है। रोहन समझ जाता है कि उसे ये सेब चाहिए। वो जल्दी से थोड़ा सेब खा लेता है और वहां से भाग जाता है। आगे उसे एक नदी दिखती है। नदी के बीचों बीच कुछ पत्थर थे। उन पत्थरों पे कुछ सुंदर जल परियां बैठकर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रही थी। तभी उनका एक हट्टा कट्टा सेवक पीछे से आके रोहन को पकड़ लेता है। क्या कर रहे थे तुम यहाँ? हमारी राजकुमारियों को देख रहे थे?
नहीं नहीं, मुझे तो पता भी नहीं वो कौन है। मैं खुद रास्ता भटक चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तू ऐसा नहीं मानेगा, तुझे हमारे राजा के पास ही ले जाना पड़ेगा। चलो मेरे साथ, वही तुझे सजा देंगे। सेवक उसे पानी के अंदर लेके जाता है। वो नीचे पानी में जाता है। जब वो पानी में जा रहे थे तो रोहन को अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है। उसे एक डूबी हुई कश्ती दिखाई देती है जो हीरे जवाहरात से भरी पड़ी है। एक ऑक्टोपस हाथी के ऊपर बैठकर कहीं जा रहा था। रोहन को दूर एक महल भी दिखाई पड़ता है। वो क्या है? वही तो हमारे राजा का महल है, तो मैं वही लेके जा रहा हूं, वही तुम्हें सजा देंगे। धीरे धीरे महल नजदीक आने लगता है। रोहन उस सेवक का हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। वो एक अंधेरी गुफा में भाग जाता है। वहां भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाता है और उस गड्ढे से सीधा नीचे की तरफ फिसलने लगता है। बचाओ बचाओ! लेकिन वो सीधा हवेली के हॉल में गिर जाता है जहां प्रिया, माँ और पिताजी बैठे थे। अरे अब ये किधर से आ गिरा? इतने में सुबह हो जाती है। जल्दी से इधर से निकलने का हल ढूंढो भाई, यहाँ बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही है। अब तो बारिश भी काफी कम हो गई है। और ये गीता और रमेश कहाँ हैं? उन्हें भी ढूंढो, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है सबकी। रमेश ऊपर कमरे में सब कुछ ध्यान से देख रहा था कि कहीं कोई हिंट मिल जाए। इधर गीता को एक अलमारी में एक ड्रॉवर दिखाई देता है। ड्रॉवर में एक सुनहरी चमकने वाली चाबी थी। गीता चाबी देखकर बहुत खुश हो जाती है। लगता है ड्रॉवर के अंदर खूब सारे पैसे या जेवरात होंगे। वो ड्रॉवर खोलती है तो सच में उसमें बहुत सारे जेवरात थे। गीता उन्हें बाहर निकालती है, फिर अपने पहने हुए जेवरात उतार कर उन्हें पहनती है और आईने में देखती है तो उसके पहने हुए नए जेवरात पत्थर के बन गए थे और उसके उतारे हुए जेवरात भी पत्थर के बन जाते हैं। वो जोर जोर से रोने लगती है और फिर सारे जेवरात वापस रख देती है और अपने पुराने जेवरात वापस पहन लेती है। तो वो फिर से सोने के बन जाते हैं और वो बाहर आ जाती है। माँ को डकार आती है, पर जैसे ही उसे डकार आती है वो वापस अपनी पहले की उम्र की ही हो जाती है। देखो, माँ पहले जैसी होगी। अरे हाँ, मैं वापस पहले जैसी हो गई। रमेश कहाँ है? जरा उसे भी ढूंढो कोई। रमेश कमरे को गौर से देख रहा था। कुछ तो मिल जाए यार। उतने में उसे एक छोटा खिलौने का खरगोश और शेर दिखाई देता है। वो उन्हें गौर से देखता है, उसे कुछ सूझता है और वो जोर से भागकर नीचे चला आता है। मिल गया, बाहर निकलने का तरीका मिल गया। सब लोग खुशी से उठ जाते हैं। लेकिन कैसे बेटा? हाँ, कैसे कैसे? रोहन, मेरे साथ उस रसायन वाले कमरे में चल जल्दी। रमेश और रोहन कमरे में जाते हैं। रमेश कांच के पिटारे में से खरगोश को बाहर निकालता है और फिर सबसे कहता है, चलो मेरे साथ, और जब मैं बोलूं तब जल्दी से जाके गाड़ी में बैठ जाना। मुझे भी लेके चलो। रोहन उसे हाथ में ले लेता है। रमेश धीरे से दरवाज़ा खोलता है। सामने शेर गाड़ी और दरवाजे के बीच में बैठा हुआ था। रमेश खरगोश को बाहर छोड़ देता है। खरगोश शेर की तरफ देखता है, शेर खरगोश की तरफ देखता है। फिर अचानक खरगोश दूसरी तरफ तेजी से भागने लगता है। शेर उसके पीछे भागने लगता है। चलो सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ जल्दी से। सब लोग दौड़ के गाड़ी में बैठ जाते हैं। रमेश गाड़ी को तेजी से भगाने लगता है। उतने में शेर गाड़ी को देख लेता है। खरगोश भी अब शेर के हाथ से निकल जाता है। शेर गाड़ी के पीछे दौड़ता है, बहुत नजदीक आ जाता है। वो गाड़ी पर कूदने ही वाला था कि गाड़ी गेट तोड़कर बाहर निकल जाती है और गेट वापस अपने आप जुड़कर बंद हो जाता है। बच गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है। रोहन देखता है कि बाजू में एक अनजान आदमी बैठा है। अरे भाई साहब, आप कौन है? अरे भाई, मैं ही तो हूं, वो तोता। सब लोग हंसने लगते हैं। चलो भाई, अच्छा हुआ निकल गए। अब सीधा होटल चलो और वहां से सीधे घर। पूजा यार, वैसे तो तुम रोज़ ही अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन ये जो तुमने आज खाने के बाद ड्राई फ्रूट्स वाली खीर खिलाई है ना, आहा, इससे खाने के बाद तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ गया है। मज़ा ही आ गया सच में। ठीक कहा भैया आपने, आज तो खाना खाकर मज़ा ही आ गया। वाकई भाभी, आज तो आपने बिल्कुल माहौल ही बना दिया। अच्छा भाई, ठीक है ठीक है। तुम दोनों ने तो तारीफ़ कर करके मुझे एकदम चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। इतनी तारीफ़ भी मत करो कि मैं नीचे उतर ही ना पाऊँ और कल तुम दोनों को खाना ही ना मिले। अरे भाभी, ऐसा जुल्म मत करो।
अब आपने इतना बढ़िया खाना खिलाया है ना, अब तो खाना खाए बिना अपना गुजारा नहीं होने वाला। देखो भाभी, आप खाना चाहे जैसा भी बनाओ, लेकिन खाने के बाद ना कुछ मीठे में ज़रूर बना लिया करो। कोई मज़ा नहीं आता ऐसे सूखा सूखा खाना खाकर। आपके हाथ की खीर खाकर ना आज मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि भाई खाना तभी कंप्लीट होता है जब डिनर के बाद कुछ बढ़िया तड़कता भड़कता सा मीठा मिल जाए। अरे भाई, हमारे घर की तो वैसे भी परंपरा रही है कि खाने के बाद मीठा खाना ही चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, बना दूँगी कुछ ना कुछ। भाभी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े खुश हो गए थे। अरे भाभी, मैंने आपको कहा था ना, ये डिनर के बाद स्वीट डिश बनाने का झंझट मत पालो। आपने भी लाड लाड में बना दी खीर, अब ऐसे ही मुंह लग गई दोनों भाइयों के खाने से पहले ही मीठा मीठा चिल्ला रहे हैं। अरे हाँ तो ठीक है ना, बना ले कुछ हल्का फुल्का। कौन सा कोई तुझे यहाँ पर रसगुल्ला और गुलाब जामुन बनाने के लिए कह रहा है? जहाँ इतनी चीज़ बनती है वहाँ एक मीठा भी सही। आप भी ना कमाल करती हो भाभी। अरे थकती वक्ती नहीं हो क्या आप? और फिर भाई मुझे तो ऑफिस भी जाना होता है ना, इतना टाइम कहाँ होता है मेरे पास कि ऑफिस से आकर मैं डिनर के साथ साथ रोज़ कुछ स्वीट डिश भी बनाऊँ। ठीक है, तीज त्यौहार की बात और होती है, लेकिन ये रोज़ रोज़ का झंझट अपने बस का नहीं है। मैं तो ले जा रही हूँ चीनी का डब्बा, रख दूँगी, जिसको मीठा खाना है खा ले एक मुट्ठी चीनी। अरे श्वेता, ऐसी कौन बात करता है? इतनी चिड़ी चिड़ी सी क्यों है? देख, एक दिन डिनर तू बनाती है, एक दिन मैं। अब जिस दिन मुझे डिनर बनाना होता है, मैं कभी चिढ़ा करती हूँ क्या? तू क्यों चिड़ कर रही है? जब काम करना ही है तो खुशी खुशी कर लेना। देखो भाभी, बात चिड़चिड़ करने की नहीं है, बात है समय की, और समय मेरे पास बहुत लिमिटेड होता है। वैसे ही घर में सब एक नंबर के चटोरे हैं, रोज़ नई नई फरमाइश कर देते हैं खाने के नाम पर। अब ऑफिस से आने के बाद सिर्फ खाना ही नहीं बनाना होता है ना, और भी तो कितने काम पेंडिंग रहते हैं। आप तो दिन में घर में रहती हो, निपटा लेती हो, लेकिन मेरे तो सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं। मेरी मजबूरी समझा करो ना। इस घर में हर कोई मुझे सिर्फ आपसे कंपेयर करता रहता है, कोई मजबूरी समझने की कोशिश नहीं करता। अरे ऐसा नहीं है कि मैं घर के काम नहीं करना चाहती हूँ या सबको खाना बनाकर खिलाने में मुझे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये रोज़ रोज़ के पकवान बनाना और स्पेशल डिशेस ट्राई करना मुझे पसंद नहीं है। अगर तुझे पसंद नहीं है तो ये बात तू अपने पति को समझा। सबसे ज़्यादा वही शोर मचाता है। कभी कहेगा शाही पनीर बना लो, कभी बिरयानी, कभी गुलाब जामुन। अरे इस घर में मेरी सुनता कौन है? और वैसे भी भाभी एक बात बताऊं, ये रोज़ रोज़ मिठाई खाना ना कोई अच्छी आदत नहीं है। आपने देखा है आजकल डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं? डॉक्टर की मानो तो चीनी जहर के बराबर है। जितना कम से कम आदमी कंज्यूम करे उतना ही अच्छा होता है। और हमारे घर में सबको रोज़ खीर और पुडिंग चाहिए होता है। ठीक है भाई, जब तक मुझसे हो रहा है मैं भी कर रही हूँ, लेकिन जब सबकी सेहत खराब होगी ना तब समझ में आएगा। वो कहते हैं ना, अच्छाई के लिए किसी से कुछ भी कहो तो आजकल लोगों को समझ में नहीं आती बात। अरे तो क्यों अपना खून जला रही है? तुझे पता है तेरी बातों का घर में किसी पर कोई असर नहीं होने वाला। शुरू शुरू में तो जिठानी पूजा को अपनी तारीफ बड़ी अच्छी लग रही थी, इसलिए तारीफ पाने के चक्कर में वो खुशी खुशी कभी खीर तो कभी हलवा बनाकर रख देती थी। लेकिन अब रोज़ रोज़ मिठाई बनाने का झंझट तो किसी भी औरत के लिए गले में फांस अटकने वाली बात हो जाती है। कुछ ही दिन बीते थे, अब देवरानी सोमा की तरह जिठानी पूजा भी दोनों भाइयों की रोज़ रोज़ मीठे में क्या है पूछने वाली आदत से परेशान होने लगी थी। अरे छोटी, ठीक ही कहती थी तू। मैंने बिना बात की मुसीबत पाल ली इन दोनों भाइयों को मीठा खिलाकर। जब देखो तब मीठे में क्या है, मीठे में क्या है। अरे इरिटेट हो गई हूँ मैं रोज़ रोज़ खीर, हलवा और सेवैयाँ बना बनाकर। और क्या ऐसे ही बन जाती है स्वीट डिश? घंटों की मेहनत लगती है। मेरा भी ना अब दिमाग ख़राब हो गया है रोज़ रोज़ स्वीट्स बनाकर। अरे भाभी, अभी तो हम इन दोनों भाइयों को ही झेल रहे हैं। आपने ताज़ा खबर सुनी कि नहीं? अरे अब क्या ताज़ा खबर सुनाने वाली है तू? मुझे नहीं पता। आज ही सुधीर बता रहे थे कि मम्मी जी पापा जी गांव से हम लोगों के पास रहने के लिए आ रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है वो हर बार की तरह बस 2-4 दिन रुकेंगे। अरे वो तो लंबा प्रोग्राम बनाकर आ रहे हैं। कुछ पता नहीं कितने दिन वो लोग यहाँ ठहरेंगे। तो अब आप स्पेशल इंतज़ाम कर ही लीजिए। लो, पतिदेव की फरमाइश पूरी कर करके हमारा दिमाग ख़राब हो गया है। अब सासू माँ की कमी थी बस, जो थोड़ी बहुत कसर बाकी है ना उसमें भी छोंक इनकी माताश्री आकर लगाएंगी। मैं तो इतने सालों से झेल रही हूँ सासू माँ को। तैयारी तो तू कर ले, तेरी तो ज़बरदस्त बैंड बजाने वाली है सासू माँ। तुझे पता नहीं, जब मैं नई नई शादी करके आई थी ना, ऐसे उंगलियों पर नचाती थी मुझे कि क्या बताऊँ।
बस मैं तो राम राम करते यही सोच के दिन बिता लेती थी कि बेटा पूजा बिता लिए 2-4 दिन किसी तरह, 4 दिन बाद सासू माँ गाँव चली जाएंगी और तुझे चैन की सांस लेने को मिलेगी। लेकिन अब जब से तूने बताया ना कि वो लंबा प्रोग्राम बनाकर आ रही है, मेरी तो सांस ऊपर नीचे हो रही है। सही कह रही हूँ। अरे भाभी आप डरा क्यों रही हैं? एक तो मेरे पास वैसे ही टाइम कम रहता है, पहले ही ऑफिस में बॉस मेरा दिमाग ख़राब करके रखता है, ऊपर से हमारे घर में सबकी अलग ही फरमाइश चलती रहती है। अभी इतना सब कम था कि लो सासू माँ को भी संभालो। मेरा ना कभी कभी दिल करता है नौकरी ही छोड़ दूँ और घर में बैठी रहूँ, बनाती रहूँ पूरा दिन पकवान, कम से कम कोई तो खुश होगा मुझसे। अरे तू पागल है क्या? खाना बनाने के लिए नौकरी कौन छोड़ता है? जैसे चल रहा है चलने दे चुपचाप, हर बात को दिल पर नहीं लेते। 2 दिन बाद ही पूजा की सास मनोरमा अपने बेटों के पास शहर आ गई थी। आपको पता है माँ, पूजा आपकी बनाई हुई परंपरा को आगे बढ़ा रही है। आज आप पूजा के हाथ की स्पेशल खीर खाकर देखिएगा, मज़ा ना आ जाए तो कहना। अच्छा भाई, ऐसा क्या खास है तेरी बीवी के हाथ की खीर में? हम भी तो देखे ज़रा। पूजा सास को खीर ला कर देती है खीर खाने के बाद। ठीक है, ऐसे तो कोई बहुत खास नहीं बनी, खीर जैसी तो बनी है। और ऐसा कौन सा अनोखा काम कर दिया तेरी बीवी ने? खाने के बाद मीठा खिलाना तो हमारे ख़ानदान की परंपरा है, भूल गया क्या तू? अरे भाई, बड़ा बेकार ज़माना आ गया है। लोग आए के आते ही माँ का किया हुआ सब मिट्टी हो जाता है आजकल के लड़कों के लिए। लोग आए ने 4 दिन खाना बना कर क्या खिला दिया, माँ के हाथ से 20 साल खाया हुआ खाना भूल जाते हैं। अब तो याद भी ना होगा माँ ने बचपन से लेकर आज तक क्या कुछ खिला पिला के बड़ा किया है। बस बीवी के खाने की तारीफ़ करवा लो इनसे। अरे मम, मैंने ऐसा कब कहा कि आपने हमें कभी कुछ बनाकर नहीं खिलाया? आप तो राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ जाती हो, पूरी बात तो सुना करो पहले। अरे भाभी, बड़ी बेकार की आदत है सासू माँ की तो, एक बार को झूठे मुंह भी तारीफ नहीं करी आपके हाथ की खीर की। अरे छोटी, अभी तू देखती जा आगे आगे होता है क्या। जान निकाल दे वही सास होती है, समझी? कुछ दिन बाद, अरे छोटी बहू भाई, क्या तुम लोग ये रोज़ रोज़ कभी आटे का हलवा कभी सूजी का हलवा बना कर रख देती हो? अरे भाई, कौन खाता है आजकल के ज़माने में ये सब? और ये छोटी बहू तो तुझसे भी बढ़कर है, कल सेवई की खीर बना कर रख गई थी। देखो, बनाना हो तो मन से बनाया करो, ये बेगार टालने वाले काम ना मुझे बिल्कुल पसंद ना है। और मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया है कि खाने के बाद मीठा खिलाना मतलब बस कुछ भी बना कर रख देना नहीं होता। अरे ये परंपरा है हमारे ख़ानदान की, इसको मन से निभाओगे तभी ख़ानदान की बहू कहलाओगे तुम लोग। तुम्हें पता ही क्या है, हमारे घर कोई रिश्तेदार आ जाता था ना तो मजाल है हम कभी खाने के बाद मीठा खिलाए बिना उसको हिलने भी दें। अरे सम्मान होता है ये बड़ों का, यह नहीं कि बस रोटी सब्जी ला कर रख दी और हाथ झाड़ कर चल दिए। ठीक है माँ जी, हम ख्याल रखेंगे। अच्छा सुनो, मैंने तुम दोनों को ये कहने के लिए बुलाया है कि कल मेरी भाभी और उनके बच्चे आ रहे हैं, तो महारानी मेहरबानी करना और थोड़ा ढंग का खाना बना लेना। ढंग का मतलब तो समझ रही होगी ना तुम लोग, ये दाल चावल सब्जी रोटी नहीं चलेगी, और मीठे में ये हलवा तो बिल्कुल मत बनाना। बड़ी बहू, बहुत अच्छा हलवा बना है, ऐसा कहकर पिछले 1 महीने में 20 बार तुम यही खिला चुकी हो। अरे भाई, परेशान हो गए तुम्हारे इस हलवे से हम तो। अब हम तो किसी तरह झेल रहे, लेकिन मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ स्पेशल मीठा बना लेना। ऐसा करो, शाही टुकड़ा बना लो। ठीक है माँ जी, वही बना दूंगी। देख रही हैं भाभी, किए कराए पर पानी फेरना किसे कहते हैं? एक तो रोज़ रोज़ हम सब के लिए यहाँ पर बैठकर स्वीट डिश बनाते, ऊपर से नखरे देख रहे हैं आप। आजकल तो आपके देवर जी ना रोज़ नए नए फ्लेवर की आइसक्रीम खाने की फरमाइश करते हैं, कहते मीठे में आइसक्रीम बनाओ, वो भी फ्लेवर वाली। और ये फ्लेवर्ड आइसक्रीम कोई ऐसा नहीं होता कि दूध उबालकर चीनी मिलाकर रख दिया फ्रीज़र में और जम गई आइसक्रीम। अरे बड़े जतन से जमानी पड़ती है ये फ्लेवर्ड आइसक्रीम। इन लोगों का क्या है, 2 मिनट में खा पी कर बर्तन चाट के साइड में रख देंगे। बनाने में रेल तो अपनी बनती है ना। फिर क्या किया तूने? अरे भाभी, मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि रोज़ रोज़ नई मुसीबत अपने गले में बंधवा लूँ। मैंने भी कह दिया, आइसक्रीम खाने का ज़्यादा शौक है तो जाओ नुक्कड़ वाली दुकान से खरीद कर ले आओ। ये रोज़ रोज़ घर में फ्लेवर आइसक्रीम बनाना मेरे बस का नहीं है बाबा। ठीक किया तूने, एक बार फ्लेवर्ड आइसक्रीम बना देगी ना, फिर उसके बाद ये दोनों भाई बहुत अच्छी बनी है, अब से रोज़ बनाना कहकर रोज़ बनवाएंगे हमसे।
अरे भाभी, इन पतियों को तो हैंडल कर ही लेंगे, लेकिन आप ये बताओ सासू माँ का क्या करें? इन्हें तो रोज़ नए नए आइटम चाहिए खाने के लिए, और ऊपर से अब ये मेहमानों की आफत। अरे शाही टुकड़ा बनाने में कितना टाइम लगता है? तो लगेगा ही, पर कर भी क्या सकते हैं? अब सासू माँ का हुक्म है तो बजाना तो पड़ेगा ही। सासू माँ के मेहमानों की खातिरदारी में दोनों बहुएं अपनी जान लगा देती हैं। दाल चावल सब्जी रोटी की नो एंट्री हो गई थी, इसलिए दोनों मिलकर वेजिटेबल पुलाव, छोले भटूरे, पनीर टिक्का और शाही टुकड़ा बनाती हैं। पूरा दिन कमर तोड़ मेहनत करने के बाद दोनों बहुओं ने मेहमानों को डिनर करवा दिया था। उन्हें तो यही लग रहा था कि शायद सासू माँ उन्हें शाबाशी देंगे, लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, मेहमानों के जाते ही सास मनोरमा बहुओं पर टूट पड़ती है। अरे यही संस्कार लेकर आई हो क्या दोनों? मेहमानों के सामने एक सब्जी लाकर रख दी? यही होता है क्या तुम्हारे मायके में भी? मम्मी जी, शाही टुकड़ा बनाने में कितना समय निकल गया, कैसे ढेर सारी डिश बना दे। एक आइडिया है, आप मीठा बाहर से क्यों नहीं ले आते? ये रोज़ रोज़ मीठा बनाने के झंझट से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा, और फिर हम लोग आराम से खाना बनाने पर फोकस कर पाएंगे। ये देखो, बोली कूद के छुटंकी। अरे 4 दिन हुए नहीं तुझे इस घर में आए, मेरे मायके के लोग खटकने लगे तेरी आंख में। क्यों भाई, क्यों लाए बाजार से हम मीठा? कान खोल कर सुन ले, सब कुछ घर में ही बनेगा। आज मीठा लाने को बोल रही है, कल को कहे कि खाना भी बाहर से मंगवा लो, क्योंकि तुम दोनों महारानियां थक जाती हो। कोई अनोखा काम नहीं कर रही हो, हमने भी 30 साल गृहस्थी संभाली है। जिंदगी बीत गई हमारी जो कभी हमने बिना मीठा परोसे किसी को अपनी जगह से हिलने दिया हो। अरे भाई, परंपरा रीति रिवाज बहू नहीं निभाएगी तो कौन निभाएगा? सास की गुस्से से भरी आवाज़ के सामने दोनों बहुओं के सारे तर्क कुतर्क हुए जा रहे थे, इसलिए बेचारी चुप लगाकर अपने काम में लग जाती है। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि फिर से किसी रिश्तेदार के आने की खबर सुनाई देती है। कान खोल कर सुन लो, अब की बार नाक मत कटवा देना तुम दोनों। खाने के बाद देने के लिए कुछ ढंग का मीठा बना लेना। ऐसा करो, रसमलाई और कलाकंद बना लो। अरे भाभी, हम क्या हलवाई हैं जो रोज़ यहाँ सबको नई नई मिठाई खाने को चाहिए होती है? अरे मैं तो खीर और हलवे से ही परेशान थी, और अब ये मेहमानों के लिए स्पेशल मिठाई वाला नया पंगा शुरू हो गया अपने घर में। जब से सासू माँ आई है, जीना मुश्किल कर दिया है उन्होंने हमारा। कहना तो नहीं चाहिए भाभी, लेकिन अब तो मेरे मन में रोज़ यही ख्याल आ रहा है, पता नहीं कब सासू माँ जाएंगी और फिर हम राहत की सांस ले पाएंगे। मन न होने पर भी बेचारी पूजा और उसकी देवरानी मिलकर मेहमानों के लिए सिर्फ स्पेशल डिनर ही नहीं बनाती, बल्कि स्पेशल मिठाई भी बनाती हैं, क्योंकि सासू माँ के कहे को टालना मतलब ततैये के छत्ते में हाथ डालना। अब ततैये के छत्ते में हाथ डालने पर क्या होता है ये तो आप जानती ही होंगे ना। अब जब से सासू माँ आई थी, हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई मेहमान आ जाता, और जब मेहमान आते तो इसका मतलब दोनों बहू की वाट लगनी तय। बेचारी तरह तरह के पकवान बनाती और हलवाइयों की तरह मिठाई भी। पकवान बनाने से वो इतना दुखी नहीं थी जितना कि तरह तरह के मिठाई बनाने से थी। अरे बड़ी बहू, इधर आ जरा, ये देख, ये मोबाइल में ना नारियल की बर्फ़ी बनाने की विधि बता रहे हैं। ऐसा कर, आज तू नारियल की बर्फ़ी बना ले, खाने के बाद बच्चे खा लेंगे। नया आइटम रहता है ना तो खाने की इच्छा भी बनी रहती है। तुम दोनों भी ना एक नंबर की कामचोर हो। मोबाइल में देखो, एक से बढ़कर एक रेसिपी बताते हैं। अरे कभी खुद भी देख कर ट्राई कर लिया करो। अरे माँ जी, अभी मेरा बहुत काम पेंडिंग है, कपड़े धोने हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म रेडी करनी है। आप भी क्या ये बर्फ़ी का झंझट कर रही हैं? आज मैं नहीं बना पाऊँगी। अरे भाई, हमने बच्चे नहीं पाले क्या? हैं? या आने जाने वालों का सम्मान नहीं किया? खाना तो हर औरत बनाती है, तुम कौन सा अनोखा काम कर रही हो? चुपचाप बना देना शाम तक। बहानेबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी। अरे यार, कब जाएंगी ये सासू माँ? उनकी तो फरमाइश है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। कभी नारियल की बर्फ़ी बना दो, कभी शाही टुकड़ा, कभी कलाकंद, कभी ड्राई फ्रूट हलवा। उन्हें तो ऐसा लगता है कि हम पूरे दिन खाली पड़े रहते हैं। दोनों बहू किसी तरह सास की फरमाइश पूरी करते हुए दिन गुजार रही थी कि एक दिन अचानक उनकी बुआ सास शीला उनके घर आ जाती है खाना खाने के बाद। अरे वाह भाभी, दोनों बेटों की शादी क्या हो गई, दिन ही बदल गया आपकी। इतने तरह के व्यंजन और 2 तरह का मीठा भी बनाया है बहू ने। सच में बड़ी किस्मत वाली है भाभी, जो तुम दोनों जैसी बहू ने मिली। अरे मैं किस्मत वाली नहीं हूँ, ये किस्मत वाली हैं कि इन्हें मेरी जैसी सास मिली है। और कौन सा ज़्यादा पकवान बना लिया मैंने इससे जो आप बहू को ऐसे सर पर चढ़ा रही हैं। अरे 2 तरह की सब्जी तो बनाई है, और मीठे का क्या है भाई, ये तो परंपरा है हमारे यहाँ की।
मेहमानों को खाने के बाद मीठा दिया ही जाता है। भाभी बुरा मत मानना, लेकिन आपने कब मीठे में पकवान बनाकर खिलाए? परंपरा के नाम पर आप तो बस घी में बुरा मिलाकर रख जाती थी। हो गया मीठे का इंतज़ाम। और अपनी बहुओं को देखिए, बेचारी तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर लाई हैं, फिर भी आपका माथा सीधा नहीं हो रहा। और मीठे की तो बात ही क्या करनी है भाभी, भूल गई आप? 3 टाइम का खाना भी मुश्किल से बनता था आपसे। 1 टाइम बनाकर 2 टाइम खिलाती थी आप। क्या माँ जी, आप तो हमेशा परंपरा परंपरा करके हमारा शोषण करती रहती हैं और खुद घी बुरा खिलाकर काम चलाती थी। और तो और खीर हलवा तो माँ जी को खाना ही नहीं होता। कहती हैं आलसू हैं हम, हलवे से काम चला लेती हैं। नहीं चलेगा, नई नई डिशेस बनाओ। बुआ क्या आई, दोनों बहुओं की तो जान में जान ही आ गई। बुआ जी के जाने के बाद दोनों बहू सासू को आड़े हाथ लेती हैं। अब बेचारी सासू माँ के पास कोई जवाब हो तब वो जवाब दे भी। इसलिए अगले ही दिन वो अपना सामान बांध कर सीधा गांव के लिए निकल लेती हैं।